हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आरसीसी का 5th सेमेस्टर। आपको जो एग्ज़ाम है नज़दीक आ गया है। ठीक है, यानी जस्ट एग्ज़ाम आने वाला है। इस टाइम में आपको कैसे पढ़ना चाहिए हम 1 मिनट में जल्दी जल्दी बता देते हैं। सबसे पहले आप प्रैक्टिस सेशन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आपके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, राजीव पाठशाला प्लेलिस्ट में डाला हुआ प्रैक्टिस सेशन। दूसरा नंबर पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तीसरा नंबर पे मैराथन, जिस सब्जेक्ट का मैराथन डाला होगा उसका मैराथन देख लीजिएगा। जिसका मैराथन नहीं डाला होगा प्ले लिस्ट को स्पीड बढ़ाकर पूरा प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैराथन और प्ले लिस्ट में कोई भी फर्क नहीं है, बस यहाँ पे मैराथन में एक ही वीडियो में होता है और प्ले लिस्ट में आपको क्या है 30 मिनट 25 मिनट 30 मिनट करके वीडियो डाला है। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे एक फीचर होता है, स्पीड बढ़ाइए और उसको प्ले लिस्ट को देख लीजिए। जो जो भी थ्योरी पढ़ाया गया है उसका आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि जब आप एग्जाम पिछले बार दे रहे थे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सोल्व कर लिए, लेकिन वहाँ थोड़ा सा घुमा दिया या डिजिट चेंज कर दिया तो आप कंफ्यूज कर जाते थे, आप गलत क्वेश्चन करके चलाते थे। इसलिए इस बार हम पहले ही प्रैक्टिस सेशन डाल दिए ताकि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए 2 3 4 5 जहां तक पॉसिबल हुआ है कि कैसे कैसे घुमा कर पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेशन डाल दिया गया है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, मैराथन कीजिए, 100% आपका पेपर क्लियर होगा। साथ ही साथ और कहना चाहेंगे यहाँ पे कि आपको आईएएस कोड अलाउ होता है एग्जाम में ले जाना। कोड कैसे हम लोग कोड से कैसे पास कर जाएंगे, ठीक है, उसको भी यहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे, यानी कोड से कैसे आंसर लिखना है देखकर। ठीक है, और कौन सा पेज में होगा, कौन सा क्लॉज में होगा, सभी को यहाँ जिक्र करते चलेंगे। और जो भी मेरा कॉपी होगा वहाँ पे सभी में क्लॉज और कोड का पेज नंबर सभी को यहाँ मेंशन करते गए ताकि आपको सीखने में ईजी हो। ठीक है, सीख पाए जल्दी जल्दी और आप समझ पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 2020 का भी करवा रहे हैं, 2021 22 तीनों करवा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यहाँ पे कोड आपको आपके व्हाट्सएप पे भेजा गया है, तो देख लीजिएगा। जिनके पास नहीं होगा वो हमसे फिर से सेंड करने बोलिएगा, हम सेंड कर देंगे। ठीक है, कोड से ही अगर आप चाहें तो कोड से ही पासिंग मार्क ला सकते हैं, बशर्ते आपको कोड को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहाँ पे हम लोग साथ साथ कोड को भी सीखते चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग सोल्व कर रहे हैं। 2020 का 5th सेमेस्टर आरसीसी यानी एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर करके आपका सब्जेक्ट नाम दिया गया है 5th सेमेस्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं। डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाई यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है सही है जिससे हम लोग डिफ्लेक्शन कंट्रोल करते हैं। तो हम लोग ऐसे भी इसको जब थ्योरी आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी बताए थे कि स्पान टू डेप्थ रेशियो से हम लोग क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये चीज़ हमको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आईएएस कोड पेज नंबर 37 होगा। पेज नंबर 37 में क्लॉज नंबर 23.2.1 में देखिएगा तो वहाँ पे आपको मेंशन होगा। ठीक है, देखिए 23 पेज नंबर 37 है, पेज नंबर 37 है। यहाँ पे दिया गया है कि जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट में भी जनरली बी एज्यूम टू सेटिस्फाइड प्रोवाइडेड दैट द स्पान टू डेप्थ रेशियो। ठीक है, और ये है जो 10 मीटर तक का ही, अगर बीम का स्पान अगर 10 मीटर है तब तक का वैलिड है। कंटिलीवर में जो कंटिलीवर का जो वैल्यू होगा डिफ्लेक्शन का वो 7 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस है तो 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें कहाँ देखने को मिला, क्लॉज नंबर 23.2.1 में कि डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाई यूजिंग द अप्रोप्रिएट। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो स्पान टू डेप्थ रेशियो। ठीक है, क्लियर। चलिए बी ऑप्शन में बी नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इम्प्लाइड इन द लिमिट स्टेट डिजाइन इज द ऑर्डर ऑफ। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज 9.75 गुने 10 के पावर 2 होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 के पावर -2। अगर ये ऑप्शन में 9.75 भी मेंशन रहता तो उसको भी आपको ध्यान देना पड़ता, या ऑप्शन ऐसे सेट कर देता 8.75 गुने 10 के पावर -2। बी ऑप्शन में सेट कर देता 9.75 गुने 10 के पावर -2, और सी नंबर 3 और 4 में और कोई ऑप्शन दे देता। तो आपको कौन सा टिक करना होता है, 9.75 गुने 10 के पावर -2। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन में चलते हैं। द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ एन आरसीसी स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार 100 mm स्पेसिंग। इट इज डिजायर्ड टू रिप्लेस 10 mm बार बाई 12 mm बार्स, देन द स्पेसिंग ऑफ 12 mm बार शुड भी। ये बोल रहा है
कि एक आपका आरसीसी स्लैब है, ठीक है, एक आरसीसी स्लैब है जिसमें 10 mm का बार यूज किया गया है। कितना mm का बार किया गया है? 10 mm का बार यूज किया गया है, यानी जो बार का डायमीटर है वो 10 mm का है और उसका स्पेसिंग जो है वो 100 mm का है। इसका स्पेसिंग मतलब कि एक से दूसरे बार का जो दूरी है सेंटर टू सेंटर वो 100 mm है, ठीक है, यानी जो दूसरा एक बार है और दूसरा बार के बीच का डिस्टेंस जो है 100 mm का है, फिर 100 mm होगा, उसी तरह से है। तो बोल रहा है कि अगर हम जो 10 mm का जो बार था उसको हम 12 mm का बार से रिप्लेस कर दें, यानी 10 mm की जगह 12 mm डाल दें, तो कितना स्पेसिंग देना पड़ेगा, कितना स्पेसिंग देना पड़ेगा। यानी यही स्लैब को हम लोग क्या करें, 12 mm, इसमें कितना mm का बार था? 10 mm का बार था, 10 mm डायमीटर का बार था, 5 से डिनोट कर दिए। तो उसमें हम लोग क्या कर दिए, डायमीटर बढ़ा दिए, डायमीटर को बड़ा कर दिए, यानी यहाँ पे कितना हो गया, 12 mm का बार हो गया। तो स्पेसिंग क्या होगा, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, उसी को निकालना है। तो स्पेसिंग के लिए हम लोग जानते हैं कि विड्थ ऑफ स्लैब डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बार से हम लोग क्या निकालते हैं, स्पेसिंग निकालते हैं। तो विड्थ ऑफ स्लैब जो है 1 मीटर लेते हैं, 1 मीटर में हम लोग ये जूम करते हैं 1 मीटर, 1 मीटर में 1000 mm होता है। नंबर ऑफ बार क्या होता है, टोटल एरिया में हम लोग π/4 d का स्क्वायर, यानी 1 बार के एरिया से हम लोग भागा देते हैं तो नंबर ऑफ बार आ जाता है, ठीक है। तो ये π/4 d का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 1000/AST। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि हमको AST नहीं दिया हुआ है, AST दे रहता तो डायरेक्ट निकल जाता, ठीक है। तो यानी एरिया ऑफ स्टील नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया, तो स्पेसिंग जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो स्पेसिंग है वो क्या है, स्पेसिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायमीटर के, ठीक है। तो डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो स्लैब 1 था बटा स्लैब 2 इज इक्वल टू डायमीटर 1 का होल स्क्वायर बटा डायमीटर 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेसिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायमीटर के। तो d1 का स्क्वायर बटा d2 का स्क्वायर। स्पेसिंग 1 का यानी स्लैब 1 का स्पेसिंग दिया हुआ है 100 mm, स्पेसिंग ऑफ स्लैब 2 का हमें नहीं मालूम है। डायमीटर 1 दिया हुआ है 10 mm और डायमीटर 2 दिया हुआ था 12 mm का स्क्वायर। तो यहाँ से S2 यानी स्लैब 2 का स्पेसिंग निकल जाएगा, वो कितना आ गया, 144 mm। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है, 3 में है 144 mm। क्लियर हुआ कि एकदम सीधा सीधा एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक स्लैब है जिसमें हम 10 mm का बार देते हैं तो 100 mm स्पेसिंग उसमें पड़ता है। तो 12 mm का बार अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं 10 mm की जगह, यानी 10 mm को हटाकर 12 mm डालते हैं, तो क्या उसका स्पेसिंग बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो देख रहे होंगे स्पेसिंग क्या हो गया, बढ़ गया, यानी स्पेस को जो पहले 100 mm पे दे रहे थे अब 140 mm पे भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, यानी स्पेसिंग बढ़ गया। तो डायरेक्टली भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डायमीटर ऑफ बार बढ़ाने से स्पेसिंग बढ़ेगा घटेगा, तो ऑप्शन होगा बढ़ेगा, ठीक है। या यहाँ पे वैल्यू निकालना होगा तो आपको स्पेसिंग 1 बटा स्पेसिंग 2 बटा डायमीटर 1 का होल स्क्वायर बटा डायमीटर 2 का होल स्क्वायर, बस इतने याद रखना है। हम तो ये समझाने के लिए इतना किए थे, ठीक है। बस स्पेसिंग 1 बटा स्पेसिंग 2 इज इक्वल टू डायमीटर 1 का होल स्क्वायर बटा डायमीटर 2 का होल स्क्वायर। इसमें कोई एगो गायब रहेगा, आपको निकालना है। स्पेसिंग 1 यहाँ पे दिया हुआ था, स्पेसिंग 2 निकालना था, डायमीटर 1 भी दिया हुआ है, डायमीटर 2 भी दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी में आते हैं। फ्लेक्चरल कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स्ड बीम इज ड्यू टू, तो प्राइमरी कंप्रेशन फेल्योर, ओवर रेनफोर्स्ड में क्या होता है, प्राइमरी कंप्रेशन फेल्योर होता है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ई नंबर में आते हैं। एज पर IS 456 साइड फेस रिइंफोर्समेंट not less than 0.05% of wave area is provided on each side when the depth of wave is not less than, बोल रहा है कि साइड रेनफोर्समेंट हम लोग देते हैं, ठीक है। साइड रेनफोर्समेंट जैसे यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए तो हमें साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत आता है। तो कितना डेप्थ ऑफ वेव इज नॉट लेस देन, कितना से कम नहीं होना चाहिए था, तो 750 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी डेप्थ ऑफ वेव जो है 750 mm से ज्यादा रहेगा, तभी हम लोग क्या उसमें प्रोवाइड करेंगे साइड रेनफोर्समेंट, ठीक है। चलिए ई का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आते हैं एफ में आते हैं। शियर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वेयर, तो आपको ये वाला 4th सेमेस्टर में ही पढ़ाए थे कि शियर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वेयर शियर फोर्स इज कांस्टेंट। शियर फोर्स कांस्टेंट होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्पान कहते हैं। तो एफ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शियर फोर्स इज कांस्टेंट। शियर स्पान इज डिफाइंड एज द जोन वेयर शियर फोर्स इज कांस्टेंट। क्लियर है। चलिए जी नंबर में आते हैं। लैप लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन, इसका दोनों में जो मैक्सिमम होता है उसी को आंसर लेते हैं। डेवलपमेंट लेंथ या 24/5 में जो दोनों बड़ा होगा, 5 मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट होगा, मेन बार होगा उसका डायमीटर, और
डेवलपमेंट लेंथ यानी 24/5 मतलब जैसे मान लीजिए कि 16 का डायमीटर है, बार जो है छड़ यहाँ पे जो है वो 16 डायमीटर का है। और जो आपको जो लैप लेंथ पूछ रहा है, लैप लेंथ का मतलब 2 बार है। जैसे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, कॉलम बना रहे हैं, तो एक छड़ इतना है, दूसरा छड़ आपको इसमें बांधने का जरूरत है, तो दूसरा छड़ इसके ऊपर थोड़ी के रखेंगे, उसको थोड़ा सा लेंथ देंगे, यहाँ पे क्या करते हैं उसको बांधते हैं, ठीक है, तो इसी को लैप लेंथ बोलते हैं। ये लैप लेंथ कितना होना चाहिए, कितना तक हम लैप कर सकते हैं, तो या तो डेवलपमेंट लेंथ के बराबर या 24/5, जो इस दोनों में बड़ा होगा उसी वैल्यू को लेते हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ और 24/5 में जो दोनों मैक्सिमम होगा, तो यहाँ तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, सिर्फ लिखा है 24/5, तो ये यही होगा 24/5, यही ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। बाकी अगर ये सब का सब्जेक्टिव मिलेगा तो वहाँ पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है तो हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। द मिनिमम, लेकिन फिर भी अच्छा खासा एक्सप्लेन कर रहा है, इतना भी काफी है ऑब्जेक्टिव सोल्व करने के लिए। द मिनिमम क्लियर कवर इन द मेन स्टील बार इन स्लैब बीम कॉलम एंड फुटिंग रेस्पेक्टिवली आर। स्लैब बीम कॉलम फुटिंग का जो कवर होगा, मिनिमम क्लियर कवर होगा, वो कितना होगा, 15, 25, 40, 40, ठीक है। 40 की जगह यहाँ पे ऑप्शन 50 रहता तो और सबसे और सही होता, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब कोई और ऑप्शन में था नहीं, 15, 25, 40, 50, तो इसलिए इसी ऑप्शन को टिक करते हैं, एच नंबर को। चलिए आइए हमें आते हैं। ए कंक्रीट पेडेस्टल मेड ऑफ M20 कंक्रीट इज शोन इन द फिगर। द tan अल्फा वैल्यू इन द केस विल बी। tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो tan अल्फा का वैल्यू जो होता है लेस देन और इक्वल, नॉट लेस देन और इक्वल टू 0.9 अंडर रूट 100 क्यू नॉट बटा एफ सिक्के प्लस 1। यहाँ पे क्यू नॉट का भी वैल्यू क्वेश्चन में आपका मेंशन है 3 मेगा पास्कल, ठीक है। और आपका क्या दिया हुआ, एफ सिक्के का वैल्यू दिया होगा, एफ सिक्के मतलब यहाँ पे M20 यानी एफ सिक्के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन पर mm²। तो एफ सिक्के भी दिया है, क्यू नॉट भी दिया हुआ है, वैल्यू को पुट किए आ गया 3.6। इक्वल, नॉट इक्वल एंड लेस देन मतलब ग्रेटर देन और इक्वल, तो 3.6 इसका वैल्यू कितना आ गया 3.6, यानी नॉट इक्वल एंड लेस देन का मतलब क्या हो गया कि ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। तो 3.6 से ग्रेटर देन और इक्वल, तो यानी ऑप्शन यहाँ पे पढ़ेंगे तो नॉट लेस देन 3.5, लेस देन और इक्वल टू 3.6, ग्रेटर देन 3.6, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.6, यानी यही ऑप्शन होगा 4 नंबर, ठीक है। ये tan, ये फॉर्मूला है, tan अल्फा इज इक्वल टू इक्वल, नॉट इक्वल एंड लेस देन इज इक्वल टू 0.9 अंडर रूट 100 क्यू नॉट बटा एफ सिक्के प्लस 1, ठीक है। इसमें वैल्यू क्यू नॉट एफ सिक्के का वैल्यू दिया रहेगा, पुट कीजिएगा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं ना, जैसे ये 2020 का है, 2022 का ऑलरेडी अपलोडेड होगा, 2021 का करेंगे, तो इसी बेसिस पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ से कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम कौन सा फॉर्मूला, इसीलिए देखिए जो भी अभी तक हम क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं आपको, सब में कुछ ना कुछ हिंट पॉइंट्स देकर ही करवाए हैं। जैसे मान लीजिए डिफ्लेक्शन वाला तो ये तो 1 लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्पेसिंग ऑफ बार वाला बताया, तो इसमें भी आपको फार्मूला और जो भी पॉइंट है, हिंट्स पॉइंट है, उसको भी यहाँ पे दिए हैं। 1 लाइनर को छोड़ दिए, जैसे ओवर रेनफोर्समेंट तब प्राइमरी कंप्रेशन फेलवर होता है, तो ये वाला दे दिए, ठीक है। 1 लाइनर वाला तो कुछ कर नहीं सकते, जिसको एक्सप्लेन करना है उसमें एक्सप्लेन करते जा रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट लेंथ और 24/5 में जो मैक्सिमम होगा उस वैल्यू को यहाँ पे हम लेंगे। फिर आ गया यहाँ पे क्लियर कवर, तो आपको थ्योरी में पढ़ाई ही है। यहाँ पे अगर tan अल्फा के अब कोई भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, बस वैल्यू निकल जाएगा। अब आते हैं जे नंबर में, आते हैं ए स्क्वायर कॉलम सेक्शन ऑफ साइज 350 mm इंटू 350, क्योंकि स्क्वायर कॉलम बोला है, रेनफोर्स्ड विद द 4 बार ऑफ 25 mm 5 एंड 4 बार ऑफ 16 mm 5, देन द ट्रांसवर्स स्टील शुड बी। ट्रांसवर्स स्टील मतलब आपको क्या पूछ रहा है, स्टीरअप के बारे में पूछ रहा है कि स्टीरअप का कितना डायमीटर होगा, कितना स्पेसिंग होगा, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये क्लॉज नंबर 26.5.3.2 में आप जाकर देख सकते हैं, वहां पे क्या बताया गया है कि जो स्टीरअप होगा उसका डायमीटर कैसे लेना है, कैसे जूम करना है, तो जो मेन बार का चौथा भाग और 6 mm, ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही स्टीरअप का डायमीटर रहेगा। स्पेसिंग कैसे लेना है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन या 16 फाइव मेन बार का, ठीक है, और उसके बाद 300, ये तीनों में जो मिनिमम होगा उसको स्पेसिंग लेंगे, ठीक है। तो देखिए 26.5.3 में क्या दिया हुआ है, 26.5.3.2 में देखिए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 26 पॉइंट
26.5.3.2 में यहाँ पे पिच एंड डायमीटर लेटरल टाई। पिच के लिए देखिए, द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर 16 टाइम द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार टू बी टाइज एंड 300। ये तीनों में जो आपका वैल्यू होगा, लीस्ट वैल्यू होगा उसी को लेना है, यानी मिनिमम वैल्यू होगा उसी को लेना है। तो यही यहाँ पे देखिए लिखे लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16 मेन बार में जो मिनिमम होगा, जैसे दो गो डायमीटर का बार आपके पास है, एक डायमीटर 16 mm का है और दूसरा डायमीटर आपके पास 20 mm का है, तो ये दोनों में कौन बार लेना है? 16 mm वाला लेना है, ठीक है। तो 16 mm वाला लेना है और उसमें 300 mm। तो देखिए यहाँ पे कर दिए 16 × 16 256 हो गया। लिस्ट लेटरल डायमेंशन जो यहाँ पे है, लिस्ट लेटरल डायमेंशन है, तो दोनों तो 350 × 350 है, तो ये 350 हो जाएगा और 16 mm का बार है यहाँ पे और 25 mm का बार है। तो कौन वाला लेना है? जो कम वाला है, यानी हम लिए किसको? 16 mm वाला। 25 mm और 16 mm में जो दोनों में कम है तो लेंगे किसको? 16 mm। तो 16 × 16 256 हो गया 300। ये तीनों में जो मिनिमम वैल्यू है, तो इसका वैल्यू तो 350 हो गया, ये 256 हो गया, ये 300 हो गया, तो इन तीनों में मिनिमम कौन है? 256 है, ठीक है, 256 है। और यहाँ पे कितना बार आया है? 25 मेन बार का जो है, जो दोनों मेन बार है, और मेन बार का मतलब जो 25 mm वाला है, ज्यादा वाला है, उसका बटा 4 यानी 6.25 और 6 mm। ये दोनों में कौन लेना है? मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो मैक्सिमम मतलब 6.25, उससे बड़ा तो 6.25। ये तो 6 mm है, 5 mm, ऑप्शन देखिएगा 6 mm है, 5 mm है, तो 6 वाला तो होगा नहीं, 5 वाला तो और नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों में मैक्सिमम 6.25 है, 6 में मैक्सिमम 6.25 है। और जब भी बोले थे कि बार जो होता है हम लोग नंबर ऑफ बार राउंड फिगर में लेते हैं, 6.1 भी आ जाता तो आपको 7 लेना पड़ता, तो 7 तो ऑप्शन में है नहीं, 2 गो में 8 mm है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 8 mm तो डायमीटर की बात हो गया। स्पेसिंग कितना आया था? तो स्पेसिंग ई तीनों में जो मिनिमम है 350, 256 और 300, इसमें जो मिनिमम है, तो मिनिमम कौन है? 256। तो 256 तो ऑप्शन में है नहीं, यानी कितना है? 250। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। बिना देखे दोनों का चेक कीजिएगा, उसके बाद मारिएगा। देखिए हम भी पहले फर्स्ट मार दिए थे, फिर स्पेसिंग देखे तो 350 है, ये 250 है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया जे नंबर, खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी को डिस्कस करने बोला है, तो ये आपका कोड से ही आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। रटने उठने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एग्जाम नजदीक है तो रटने उठने की जरूरत नहीं है, कोड अलाउ होता है, आप कोड ले जाइएगा, कोड से आंसर छाप दीजिएगा, ठीक है। क्लॉज नंबर 20 में है, ये क्वेश्चन बार बार देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है, इसलिए इसका कोड याद कर लीजिएगा। नहीं होता है तो आप एक पेपर में, छोटा सा पेपर में सभी कोड को, जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी कौन सा क्लॉज है, कौन सा पेज में है, उसको लिख लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले उसी को देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा पेज नंबर में, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे जो हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसमें आप लोग नॉलेज लेने नहीं आए हैं, एग्जाम को क्रैक करने आए हैं, जो आपका सेमेस्टर एग्जाम है उसको पास करने आए हैं, ठीक है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप टॉपर स्टूडेंट हैं, आप अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं, तो आप खुद से भी पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं कि आप कोड को बढ़िया से याद कर लीजिए, कौन सा पेज में है, कौन सा क्लॉज में कौन सा क्वेश्चन है, उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। आइए दिखाते हैं, पेज नंबर 33 क्लॉज नंबर 20 में आते हैं। पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 क्लॉज नंबर 20। पेज नंबर 27, रुक जाइए एक सेकेंड। पेज नंबर 33 है, क्लॉज नंबर कितना था? 20 था, है ना। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, ओवर टर्निंग को डिस्कस किया गया है। ओवर टर्निंग यहाँ पे उसके बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सभी के बारे में यहाँ पे लिखा होगा, लेटरल स्वे के बारे में है, मोमेंट कनेक्शन के बारे में है, प्रोबेबल वेरिएशन इन डेड लोड, स्लाइडिंग, सब के बारे में। इसी को आपको क्या करना है? छाप देना है, ठीक है। इसी को आपको क्या करना है? छाप देंगे। कहाँ से? ओवर टर्निंग के केस से, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी स्टेट दैट ए स्ट्रक्चर शुड बी प्रोवाइडेड सफिशिएंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ ओवर टर्निंग, स्लाइडिंग, डिफ्लेक्शन, प्रोबेबल वेरिएशन इन डेड लोड, मोमेंट कनेक्शन एंड लेटरल स्वे। अब इसको थोड़ा सा अपने, अगर आप थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं तो पहले इतना डिस्कस कर लीजिएगा, उसके बाद छापिएगा, ठीक है। अगर आपको कोड से छापना है तो पहले इस लाइन को लिख दीजिएगा कि ओवर टर्निंग और स्लाइडिंग किसके लिए है? डैम के केस में है। मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन किसके लिए है? बीम एंड स्लैब के लिए है। लेटरल स्वे किसके लिए है? फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। उसके बाद ओवर टर्निंग का क्या होता है,
उसके बारे में यहाँ से ओवर टर्निंग के बारे में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे स्लाइडिंग के बारे में है, उसके बाद मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन के बारे में, लेटरल सर्वे के बारे में, तो इसमें सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओवर टर्निंग हो गया, ओवर टर्निंग हो गया, उसके बाद देखिए स्लाइडिंग हो गया, उसके बाद प्रोबेबल वेरिएशन इन डेड लोड हो गया, मोमेंट कनेक्शन हो गया, लेटरल सर्वे हो गया। इसी को छाप दीजिएगा, आराम से आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वो तो लिख ही लीजिएगा, आगे हम न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखते हैं। 2 का 1 तो देख लिया, अब 2 का बी में आते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेशन में भी इस क्वेश्चन को करवाएं, देख लीजिएगा एक बार। 2 का बी, 2 का बी में ए मीटिंग हॉल इज शोन इन फिगर गिवन बिलो। ये एक आपका फिगर दिया हुआ है, ये फिगर में क्या बताया है कि स्लैब और बीम को एक साथ कास्ट किया गया है। स्लैब और बीम को, स्लैब और प्लस बीम को एक साथ क्या किया गया, कास्ट किया गया है। और जब स्लैब और बीम को एक साथ कास्ट किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोलिथिकली। उसको क्या बोलते हैं, मोनोलिथिकली। तो यहाँ पे आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है और क्या करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ तो दिया है कि द स्लैब इज कास्ट मोनोलिथिकली, मोनोलिथिकली मतलब समझिए विथ बीम। द बीम्स आर स्पेस्ड एट 3.5 मीटर सेंटर टू सेंटर। ये जो आपका डॉट डॉट से दिख रहा है वो बीम है और ये आपका स्लैब है। बीम का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर और 3.5 मीटर सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर है। द स्लैब इज 130 mm थिक, यानी जो स्लैब का थिकनेस होगा वो कितना है, 130 mm का है। इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन काट के भी देखेंगे अभी जस्ट। एंड डिजाइन फॉर सुपर इम्पोज वर्किंग लोड, सुपर इम्पोज वर्किंग लोड यानी लाइव लोड दिया हुआ है 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द बेव ऑफ द बीम इज 300 mm। बेव किसको बोलते हैं, जैसे ये टी बीम है, टी बीम मतलब वही जो आपको स्लैब और बीम को एक साथ कास्ट किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बेव है आपको, ये क्या है, बेव है। और ये इसको क्या बोलते हैं, फ्लेंज बोलते हैं, इसको फ्लेंज बोलते हैं, इसको बेव बोलते हैं। तो जो बेव का थिकनेस है वो कितना, बेव का जो वाइड है वो कितना दिया, 300 mm, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 300 mm का है, ठीक है। वाइड डिजाइन बी, डिजाइन बीम बी, यहाँ पे एक बी करके डिनोट किया गया है, मतलब इस बीम को आपको क्या करना है, डिजाइन करना है यूजिंग एलएसएम मेथड। एलएसएम मेथड से आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। यानी यहाँ पे हम लोग टी बीम का डिजाइन कर लेंगे। M25 कंक्रीट एंड Fe 500 यानी करेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील दोनों दिया हुआ है। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ जो कंक्रीट जो है 25 मेगापास्कल यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है, यानी M25। ग्रेड ऑफ स्टील जो है वो 500 दिया हुआ। यूजिंग डिजाइन फॉर फ्लेक्सुरल एज वेल एज शियर, शियर एनफोर्समेंट को भी यहाँ पे डिजाइन करना है, तो करेंगे। आपको डिजाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट के बारे में प्रैक्टिस सेशन में अच्छे से डिटेल से डिस्कशन किया गया। एक बार आप अच्छे से जाकर देखेंगे वहां पे, ठीक है। तो आपको सभी सिंगली के लिए, डबली के लिए या टी बीम के लिए सबका एक ही जैसा होता है, ठीक है। एक बार आप जाके देख लीजिएगा, डिजाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट करके एक आपको रेगुलर वीडियो में भी डाला होगा, प्रैक्टिस सेशन में भी होगा, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा एक बार, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से हर एक क्वेश्चन में करना है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसी को हम लोग क्रॉस सेक्शन काट के देखे हैं तो क्या देख रहे हैं कि 130 mm का थिकनेस था स्लैब का, दिख रहा है। और बीम का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था वो 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर इस तरह से दिया हुआ था। और यही बी वाला बीम को हमको डिजाइन करना है। जो फ्लेंज है, बेव है, बेव कितना mm का था, 300 mm का था। यही क्वेश्चन है, इसी को हमको क्या करना है, डिजाइन करना है। डिजाइन में हम लोग क्या क्या करते हैं, इसको हम लोग 5-6 स्टेप में क्लियर करेंगे। पहले हम लोग बीम का डायमेंशन निकाल लेंगे, इफेक्टिव लेंथ निकाल लेंगे, लोड एंड बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, फिर विड्थ ऑफ फ्लेंज निकाल देंगे, एरिया ऑफ स्टील निकाल देंगे और फिर शियर एनफोर्समेंट का डिजाइन कर देंगे, ठीक है। यानी चेक कर लेंगे शियर में। तो यही अपना स्टेप है जो हम लोग प्रैक्टिस सेशन में भी बहुत बार देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, खाली एक बार देखिएगा, आपको टी बीम और ये इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी आएगा आसानी से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, स्टेप बाय स्टेप खाली फॉलो करना है। और सब इस तरह का क्वेश्चन सब सेम ही प्रोसेस से बनेगा। और एक चीज और बता देते हैं, जब आप डिजाइन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है तो मार्क्स फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए फिनिशिंग लोड को कोई
कोई कंसीडर नहीं करता है, कोई कर भी लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिजाइनिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, जैसे कोई 20 mm का बार यूज कर रहा है, हम 25 mm का बार यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आंसर नहीं लिखा होता कि आपको आंसर देख के टिक करेगा। जब आपको जो क्वेश्चन जो कॉपी चेक करेंगे वो आंसर नहीं मिलाते, वो स्टेप देखते हैं, तो वही स्टेप को खाली याद रखना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो आपको फुल मार्क्स मिलता है डिजाइनिंग के केस में, ठीक है, या एनालिसिस के केस में। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग गिवन डाटा दिया हुआ है, लाइव लोड दिया हुआ है 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्लियर स्पान दिया हुआ था 7.5 मीटर, विड्थ ऑफ वेव दिया हुआ था 300 mm, विड्थ ऑफ सपोर्ट दिया हुआ था 345 mm, एफसीके का वैल्यू दिया था M25 यानी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो गया, ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ था 500, ठीक है। तो ये इतना गिवन था आपका। अब स्टेप 1 खाली आपको स्टेप को याद रखना है, ठीक है, स्टेप को आपको बस याद रखना है। कैलकुलेशन ऑफ बीम डायमेंशन, आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ बीम डायमेंशन। तो आप स्पान टू द इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो होता है वो 10:15 होता है। कितना होता है, 10:15 के बीच में आप कोई वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो स्पान बाई इफेक्टिव डेप्थ इजकल टू डी, यानी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, स्पान बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। स्पान बाई 10 हो जाए सॉरी स्पान बाई 10, स्पान कितना था 7.5 मीटर, इसको mm बदल लेते हैं तो 7500/10 यानी 750 mm हो गया, इफेक्टिव डेप्थ निकला है। तो बोले थे आपको जब हम प्रैक्टिस सेशन करवा रहे थे कि जब इफेक्टिव डेप्थ दिया रहे तो हम लोग कवर नहीं दिया रहता, कवर को ये जूम कर लेते हैं, उसके बाद टोटल डेप्थ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कवर नहीं दिया है तो ये जूम कर लेंगे कितना mm, 50 mm ये जूम कर लेते हैं। जब मेरा इफेक्टिव डेप्थ है 750 mm आ गया तो टोटल डेप्थ जो होता है कवर प्लस इफेक्टिव डेप्थ प्लस कवर होता है। तो ये जूम इफेक्टिव कवर जो है 50 mm कर लेते हैं, 750 + 50 यानी 800 mm टोटल ओवरऑल डेप्थ निकल गया यहाँ से। तो ये आपका डायमेंशन निकल गया किसका, जो बीम है उसका आपका टोटल डेप्थ निकल गया 800 mm, इफेक्टिव डेप्थ कितना आ गया 750 mm। या कभी कभी आपको टोटल डेप्थ दिया रहेगा तो आपको इफेक्टिव डेप्थ निकालना हो तो कवर को घटा दीजिए। ये सब प्रैक्टिस सेशन में आप सीखे होंगे, डॉट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में। पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ बीम करते हैं। दूसरा में हम लोग कर रहे हैं इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ जो होता है एक क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ या क्लियर स्पान प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट, ये दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा उसी को हम लोग एल इफेक्टिव बोलते हैं। तब 7500 क्लियर स्पान दिल था, 750 इफेक्टिव डेप्थ आया है तो कितना हो गया 8250 mm यानी 8.25 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे विड्थ ऑफ सपोर्ट जो दिया हुआ था 345 mm दिया हुआ था, विड्थ ऑफ सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ वाला वैल्यू को, यहाँ वाला वैल्यू 345 mm 345 mm, तो इसको आप यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है 7845 यानी 7.845 मीटर ये आ रहा है। ये दोनों मिनिमम कौन है, तो मिनिमम है 7845 यानी 7.845 मीटर, ये आपका एल इफेक्टिव हो गया, एल इफेक्टिव 7.845 मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लोड एंड बेंडिंग मोमेंट, इसका टी बीम का हम लोग क्या करते हैं, कितना इस पे लोड और बेंडिंग मोमेंट आने वाला है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको विड्थ ऑफ बीम 3.5 मीटर दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ वेव जो है वो 800 में, टोटल डेप्थ में हम लोग क्या करते हैं डेप्थ ऑफ फ्लेंज को घटा देते हैं, क्योंकि मेरा थिकनेस जो है स्लैब का थिकनेस वही मेरा डेप्थ ऑफ फ्लेंज होगा, क्योंकि जो स्लैब का थिकनेस होगा वही मेरा क्या होगा डेप्थ ऑफ फ्लेंज होगा। वो कितना दिल था, डेप्थ ऑफ यानी थिकनेस ऑफ स्लैब 130 mm दिल था, तो वही यहाँ बीम का क्या होगा डेप्थ ऑफ फ्लेंज होगा 130 mm। तब पूरा 800 mm में 130 घटा देंगे तो 670 mm हो गया डेप्थ ऑफ वेव। और ये विड्थ ऑफ वेव जो दिया है वो पहले से आपको गिवन है क्वेश्चन में, टोटल डेप्थ आपको 800 mm था, ठीक है। और सब यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ। हम सबसे पहले क्या करते हैं, लोड कैलकुलेट करते हैं। तो सेल्फ वेट ऑफ फ्लेंज जो है, सेल्फ वेट ऑफ फ्लेंज वो 25 यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आरसीसी है, बी गुने डेप्थ ऑफ फ्लेंज इंटू 1 मीटर के लिए यानी लेंथ ऑफ बीम, ठीक है। कितना मीटर के लिए हम लोग करते हैं डिजाइन, 1 मीटर के लिए करते हैं। ये सब चीज प्रैक्टिस, इसीलिए बोले थे कि पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको वहां कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 25 गुने बी गुने डी एफ इंटू एल, 25 इंटू बी का वैल्यू यहाँ पे 3.5 दिल है और डीएफ का वैल्यू 130 mm था ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए 0.130 इंटू एल का वैल्यू 1 मीटर। हमेशा जो डिजाइन हम लोग करते हैं 1 मीटर के लिए, ठीक है। यानी जो आपका लोड होगा ऊपर मीटर के हिसाब से होगा 11.325 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है।
इस सेल्फ वेट आ गया यानी डेड लोड आ गया, ठीक है। सेल्फ वेट ऑफ वेव हम अलग अलग कर रहे हैं, ये इसको हम फ्लेंज बोलते हैं ना, सब जानते होंगे इसको फ्लेंज बोलते हैं, ये फ्लेंज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेव। तो वेव और फ्लेंज में कितना उसका सेल्फ वेट है, उसका खुद का वजन कितना, वही निकाल रहे हैं। तो खुद का वजन के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, डेंसिटी ऑफ आरसीसी जो कितना होता है 25 होता है, और बी गुने डी गुने एल, ठीक है, बी गुने डी गुने एल। एल की जगह हम कितना लेते हैं, 1 मीटर लेते हैं, और जितना उसका विड्थ दिल रहेगा उतना उसका डेप्थ दिल रहेगा। तब फ्लेंज का निकाल रहे थे तो किसका यहाँ पे डेप्थ लिए, फ्लेंज वाला लिए, तब फ्लेंज का डेप्थ 130 था तो उसको हम 0.130 ले लिए, और विड्थ कितना था, 3.5 मीटर दिल था तो 3.5 मीटर पुट कर दिए। एल तो हमेशा 1 लेना है, और 25 तो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट दिया रहता है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ आरसीसी। तो सेल्फ वेट ऑफ फ्लेंज निकाल लिए, उसी तरह से वेव का निकाल लेते हैं, फिर ऐड कर देंगे ये दोनों को, तो ये टोटल बीम का सेल्फ वेट आ जाएगा। तब 25 गुने बी गुने डेप्थ ऑफ वेव का डेप्थ इंटू एल नॉट, ठीक है। एल का वैल्यू यहाँ पे कितना लेंगे, 1 लेंगे, डेप्थ ऑफ जो वेव है वो कितना है 0.67, यहाँ पे देखिए अभी जस्ट निकाले हैं। टोटल डेप्थ में से डेप्थ ऑफ फ्लेंज घटा दीजिए, टोटल डेप्थ कितना था, 800 mm आया था, कैलकुलेट करके लाए थे। डेप्थ ऑफ फ्लेंज 130 है, तो 800 में 130 घटा कितना आया, 670, तो यही 6.7 मीटर, 0.67 मीटर, ठीक है। तो आ गया 25 गुने विड्थ इसका 300 था तो 0.3 हो गया, डेप्थ ऑफ वेव 670 था यानी 0.67 मीटर हो गया, और एल नॉट का वैल्यू 1 हो गया। इसको कैलकुलेट किए 5.025 किलो न्यूटन पर मीटर। लाइव लोड 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर के लिए, 1 क्रॉस सेक्शन के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो बी गुने एल नॉट, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, विड्थ का वैल्यू 3.5 था, तो ये अच्छा। ऐसे भी जो ये लाइव लोड दिल था किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिल था, हमको पर मीटर के हिसाब से निकालना है, ठीक है। अगर पर मीटर के हिसाब से दिया रहता तो हमको आगे कैलकुलेट ही नहीं करना था, ठीक है, बस वही लाइव लोड रह जाता, जितना दिल रहता वही, लेकिन यहाँ पर मीटर स्क्वायर से हमको पर मीटर के हिसाब से निकालना है, तो 21 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। ये टोटल लोड जो निकाले हैं, फ्लेंज वाला, वेव वाला और लाइव लोड, टोटल जोड़ दीजिए, यही आपका टोटल लोड आ जाएगा। तो टोटल लोड कितना आ गया, 37.4 किलो न्यूटन पर मीटर। फैक्टर लोड हम निकालते, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते 1.5, तो 56.1 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो सिंपली सपोर्ट बीम होता है उसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, WL²/8, जो हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालते थे वो WL² क्या निकालते थे, 8 निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पे WU फैक्टर लोड इंटू एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर बटा 8, फैक्टर लोड 56.1 हो गया, एल इफेक्टिव हम लोग पीछे निकाल चुके हैं 7845 mm में निकाल चुके थे, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 7.845 का होल स्क्वायर बटा 8, ये आ गया आपको फैक्टर बेंडिंग मोमेंट। इसका नाम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, आपका आ गया फैक्टर बेंडिंग मोमेंट, निकाल लिए। उसके बाद विड्थ ऑफ फ्लेंज निकाल लेते हैं। विड्थ ऑफ फ्लेंज जैसा कि आपको यहाँ पे हो सके डॉट आ जाएगा कि विड्थ तो इसका टी बीम का दिया हुआ ही था, 3.5 मीटर दिया था ना, 3.5 मीटर दिया हुआ था, तो ये विड्थ ऑफ फ्लेंज नहीं था, ये बीम का टोटल विड्थ था। विड्थ ऑफ फ्लेंज कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट को हम विड्थ ऑफ फ्लेंज बोलेंगे। वो निकालते बी एफ इजिकल टू एल नॉट बटा 6 प्लस विड्थ ऑफ वेव प्लस 6 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लेंज, ठीक है। ये फार्मूला से हम लोग विड्थ ऑफ फ्लेंज निकालते हैं। एल नॉट क्या हो गया आपका क्लियर स्पान, और क्लियर स्पान आपका 7.5 मीटर यानी 7500 mm दिया हुआ था, 7500 बटा 6 प्लस विड्थ ऑफ वेव जो दिया हुआ है, विड्थ ऑफ वेव जो वेव दिया हुआ है 300 है, 6 इंटू डेप्थ ऑफ फ्लेंज जो है 130 दिया हुआ है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो विड्थ ऑफ फ्लेंज जो आ जाएगा वो 2330, यानी हम एक राउंड फिगर में वैल्यू ले लेते हैं 2.5 मीटर, जो मेरा विड्थ ऑफ वेव से क्या है, विड्थ ऑफ फ्लेंज से क्या है, कम है, मतलब सही है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम अभी बोल रहे थे ये टी बीम का जो विड्थ है वो कितना दिल था, 3.5 मीटर दिल था, और जो विड्थ ऑफ फ्लेंज होगा इससे कम होना चाहिए, ठीक है, इससे कम होना, कुछ मान लीजिए इतना दूर, ठीक है, ये वाला वैल्यू होना चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ फ्लेंज, ठीक है। तो विड्थ ऑफ फ्लेंज कम होगा ना विड्थ ऑफ फ्लेंज से, तो यही होगी आपका मतलब 3.5 से कम है आपका, जो हम कैलकुलेट करके लाए 2.5 मीटर, तो सही है, ओके है। अब इसके बाद हम लोग लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, जो हम लोग एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए निकालते थे, करते थे, वहां पे आपको याद होगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन किए होंगे। तो 0.36 एफसी के विड्थ ऑफ फ्लेंज एक्सयू लीम इंटू डी माइनस
0.42 एक्सयू लिम। यहाँ सभी वैल्यू आपको मालूम है, 0.36, एफसीके का वैल्यू 25, विड्थ ऑफ फ्लेंज अभी जस्ट निकाले हैं 2.4 मीटर का मतलब 2400 mm, एक्सयू लिम का मतलब अच्छा यहाँ पे क्या लिए हम लोग 500 mm का ग्रेड ले रहा है, तो 500 वाला में एक्सयू लिम का वैल्यू कैसे निकालते हैं 0.46 इंटू डी, है ना 0.46 इंटू डी। जैसे आपको याद होगा अगर हम मेरा एफ ई रहता था 250 तो लेते थे कितना 0.53 डी। अगर मेरा वैल्यू रहता था एफ ई का वैल्यू 415 तो लिखते थे 0.48 इंटू डी, और रहता था एफ ई 500 तब लिखते थे 0.53 इंटू डी। तो मेरा यहाँ सॉरी 46 इंटू डी, तो मेरा 500 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.46 इंटू डी। तो 0.46 और डी का वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ कितना था 750, 750 माइनस 0.42 इंटू 0 एक्सयू लिम का वैल्यू 0.46 इंटू डी, डी का वैल्यू 750। इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरा एम यू लिम का वैल्यू जो है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये आ गया आपका 4509.2 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, जो बेंडिंग फैक्टर बेंडिंग मोमेंट है उस एम यू लिम से कम है, कम ही होना चाहिए, कम रहेगा तब ना अंडर रेनफोर्स्ड रहेगा। यानी जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है और जो मेरा फैक्टर बेंडिंग मोमेंट है वो कम है। ठीक है, किससे एम यू लिम से, तो मेरा जो बीम है वो किस में चला जाएगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। तो जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है तो हम लोग एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं। एरिया ऑफ स्टील क्या होता है 0.5 एफ सिक के एफ वाई बट इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 फैक्टर बेंडिंग मोमेंट बटा एफ सी के बी एफ इंटू डी स्क्वायर। बी एफ क्या है विड्थ ऑफ फ्लेंज इंटू बी एफ इंटू डी। यहाँ सभी वैल्यू आपको डी का वैल्यू 750 दिया हुआ है, विड्थ ऑफ फ्लेंज 2.4 मीटर यानी 2400 mm निकाल के लाए हैं। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू फैक्टर बेंडिंग मोमेंट हम लोग वैल्यू निकाल लिए, वो कितना आया था फैक्टर बेंडिंग मोमेंट तो हम लोग सूर्य में निकाले थे। ये यहाँ देखिएगा 431.577 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसको न्यूटन इंटू एम में बदलने के लिए 10 के पावर 6 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो किस में बदल जाएगा न्यूटन इंटू एम में। ठीक है, तो इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा 1341 mm स्क्वायर आया। तो 1341 को हम लोग इक्वल टू इक्विवेलेंट मान लेते 1400 mm स्क्वायर के। अब मिनिमम रेनफॉल इतना प्रोवाइड करना है, ये जो हम कैलकुलेट करके लाए इतना हम प्रोवाइड करेंगे, तो देख लेते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना देना है। भले उस पर लोड आए ना आए, हमको मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, वो कितना है। तो उसका फॉर्मूला है AST बटा BW यानी ब्रेड्थ ऑफ वेव इंटू डी इजकल टू 0.85 बटा एफ वाई। ये सब फार्मूला आपको कोड में दिया हुआ है। यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील निकालने में कौन सा स्टील मिनिमम कितना एरिया उसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आ गया 382.5 mm स्क्वायर। हम दे रहे हैं कितना 1400 mm स्क्वायर, तो उसमें मिनिमम इससे कम नहीं होना चाहिए। 382 आता ना, 382 से कम ये वाला वैल्यू 1400 वाला वैल्यू, तो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 382 इसका मिनिमम है, हम दे रहे हैं कितना 1400। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हेंस ओके। अब नंबर ऑफ बार निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए टोटल स्टील बटा पाई बाई 4 20 का होल स्क्वायर यानी 4.5। और जैसे ही 4.45 आ रहा है यानी इसको राउंड फिगर में हम लोग कितना लेंगे 5, और नंबर ऑफ बार निकाल लेंगे। यहाँ डायमीटर को खुद से जूम करते हैं 20 mm का, तो प्रोवाइडिंग 5 बार ऑफ 20 mm, तो एरिया जो प्रोवाइड किए हम 5 बार जो 20 mm का 5 बार दे रहे हैं, उसमें जो मेरा बीम है इसमें हम 5 बार प्रोवाइड कर रहे हैं कितना mm का 20 mm का। तो ये जो अभी मेरा एरिया था वो 1400 था, तब 4.45 आ रहा है, हम कर दिए उसको 5 बार। कितना कर दिए 5 बार, तो एरिया बढ़ गया होगा ना। तो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं हम तो देंगे 5 बार, निकाल के आ रहा था 4.5 बार, लेकिन 4.5 बार तो होता नहीं है, हम तो देंगे 5 बार। तो 5 बार में कितना एरिया होगा वो हमको जानना है ना, कि कितना उसमें एरिया हम दे रहे हैं। तो 5 गुने पाई बाई 4 और 20 का होल स्क्वायर, यानी देना था हमको, निकाल के लाए थे 1400, लेकिन हम 5 बार दे रहे हैं तो उसके कारण मेरा एरिया बढ़ गया 1570.79 mm स्क्वायर। ये हम प्रोवाइड किए, जब हम बीम बनाएंगे 5 बार देंगे तो मेरा इतना एरिया उसमें स्टील चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं चेक फॉर शियर रेनफोर्समेंट। ये चेक फॉर शियर रेनफोर्समेंट प्रैक्टिस सेशन में करवाया गया बहुत अच्छे से, सेम वैसा ही सब होता है। शियर फोर्स हम सबसे पहले निकालते हैं, तो शियर फोर्स क्या होता था, तो यहाँ पे जो आपका शियर फोर्स है वो लोड इंटू इफेक्टिव लेंथ बटा 2 यानी WL बटा 2, सीधा सीधी WL बटा 2, W फैक्टर लोड, L इफेक्टिव बटा 2। ठीक है,
56.1 इसका फैक्टर लोड था, 7.845 इसका एल इफेक्टिव था बटा 2। यही आपका क्या आ गया, शियर फोर्स आ गया। शियर स्ट्रेस हम लोग कैसे निकालते हैं, शियर फोर्स अपॉन एरिया, तो ब्रेड्थ ऑफ वेव इनटू डे। अगर वेव में शेप हो जाएगा तो फ्लेज में ऑटोमेटिक शेप हो जाएगा। अगर बीम आपका वेव में सेफ है तो फ्लेज में ऑटोमेटिक सेफ रहेगा। तो इसलिए हम वेव को ही चेक कर लेते हैं। तो इसलिए जब वेव को चेक करें तो ब्रेड्थ ऑफ वेव यहाँ पे पुट करेंगे, BW पुट करेंगे, ठीक है। किन्हीं किन्हीं को डाउट आएगा कि सर BF क्यों नहीं पुट किए यहाँ पे, तो हम वेव में चेक कर लेते हैं। अगर वेव मेरा सही रहेगा, जैसे टी बीम है, टी बीम का वेव अगर आप सेफ कर देते हैं फ्लेंज ऑटोमेटिक सेफ रहेगा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो विड्थ ऑफ वेव इंटू डी, 200 गुने 10 के पावर 3, 300 गुने 750, ये नॉमिनल शियर स्ट्रेस आ गया, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। अब हम लोग डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी का वैल्यू निकालते हैं। तो टाउ सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को परसेंटेज ऑफ स्टील और आपको करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये दोनों का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं, तो AST यानी टोटल स्टील बटा ब्रेड्थ ऑफ वेव इंटू डी गुने 100, यहाँ से परसेंटेज ऑफ स्टील आ गया। और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपको क्वेश्चन में ही मेंशन था M25 यानी 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दोनों के हेल्प से जो पेज नंबर 73 टेबल नंबर 19 में आपको मेंशन है, वो हम आपको दिखा देते हैं एक बार। पेज नंबर कितना था, 73 था ना। अब बस ज्यादा देर नहीं रहा है, ये क्वेश्चन जल्द ही खत्म होगा। अब बस ईयर में चेक करें, 73 पेज नंबर 73 में देखिएगा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील है, ये आपका क्या दिल है, परसेंटेज ऑफ स्टील। यहाँ पे आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है। तो इसके हेल्प से हम लोग पता करते हैं टाउ सी का वैल्यू। यहाँ से क्या निकलेगा, टाउ सी का वैल्यू। तो टाउ सी का वैल्यू जैसे मान लीजिए परसेंटेज ऑफ स्टील मेरा कितना आया है, 0.697, 0.697। तो 0.697 किसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा, 0.50 और 0.75 के बीच में होगा। और M25 के पास 0.50 वाला 0.49 है और 0.75 वाला 0.57। तो इसी का कोई बीच का वैल्यू होगा। तो बीच का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, इंटरपोलेट करके निकालते हैं। तो इंटरपोलेट, तो फ्रॉम टेबल नंबर 19 से पेज नंबर 73 जो आपका IS कोड है उसमें 0.50 रहता था 0.49 होता, और 0.75 रहता था 0.52 होता। हमको उसका बीच का वैल्यू है, तो उसका बीच का वैल्यू कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग इंटरपोलेशन करते हैं। इंटरपोलेशन बहुत ही आसान होता है, एक बार कर लीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 0.52 उसमें से घटा देते हैं, किसको, 0.52 माइनस 0.49, इधर घटाते हैं 0.75 में से 0.50, और फिर मैक्सिमम में से जिसका निकालना है उसको घटा देते हैं। यही इसका रूल है, ठीक है। इसको कैलकुलेट किए तो टाउ सी का वैल्यू 0.51 आ गया। तो टाउ सी का यानी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का वैल्यू 0.51 है, और जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस था टाउ भी का वैल्यू वो कितना था, ऊपर अभी जस्ट निकाले 0.98। ये दोनों में कंपेयर करवाते हैं कि मेरा रेनफोर्समेंट, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट की जरूरत है, नॉमिनल तो देना ही देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा डिजाइन करना है कि नहीं करना है, उससे हम लोग को पता चलता है। लेकिन उससे पहले हम लोग टाउ सी मैक्सिमम से टाउ भी को कंपेयर करना पड़ता है। ये बार बार हम एक पॉइंट बोल रहे होंगे कि प्रैक्टिस सेशन में इस चीज को हम बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, बहुत टाइम लेकर बताया गया है। उसको एक बार आप देख लीजिएगा, आपको झंझट ही खत्म हो जाएगा शियर रेनफोर्समेंट का। आप प्रैक्टिस सेशन जाइए, वहां पे आपको डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट का, या प्ले लिस्ट में भी देखिएगा तो लेक्चर नंबर 10, 11, 12 यही कोई आसपास में देखिएगा तो वहाँ पे एक थंबनेल में देखिएगा लिखा रहेगा डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट के बारे में, ठीक है। मतलब उसके बारे में पढ़ना है तो वहाँ पे जाइएगा, उस वीडियो को ऑन कीजिएगा तो आपको टोटल चीज सीखने को मिल जाएगा। तो एक बार सीख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई भी सिंगली रेनफोर्समेंट का डिजाइन कीजिए या एनालिसिस कीजिए या डबली का कीजिए या टी बीम का कर रहे हैं, ठीक है, सभी में शियर रेनफोर्समेंट को आपको इसी तरह से बनाना होता है, इसी सेम प्रोसेस से, ठीक है, एकदम सेम, बिल्कुल सेम प्रोसेस से। तो इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार सीख लीजिए, कहीं झंझटे नहीं रहेगा, ठीक है। एक बार सीख लीजिए, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। तो टाउ भी टाउ 6 से कंपेयर करते हैं। टाउ सी मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलेगा, तो ही पेज नंबर 73 में थोड़ा सा नीचे आएंगे। तो अगर आपका M25 है तो टाउ सी मैक्स का वैल्यू 3.1 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। M20 रहेगा तो 2.8, M25 रहेगा तो 3.1। तो मेरा यहाँ तो M25 है, पेज नंबर में 73 में देखिए 3.1 इसका वैल्यू है। तो टाउ भी तो क्या है, ग्रेड लेस देना है टाउ सी मैक्स से, तो कोई दिक्कत नहीं। टाउ सी मैक्स का वैल्यू कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए टाउ भी से, ठीक है। वो रहता तो आपको फिर से रीडिजाइन करने का था, एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है।
अगर अगर फिर से सुनिएगा, अगर ये वैल्यू टाउ सी मैक्स का वैल्यू अगर ज्यादा हो जाता, टाउ सी मैक्स का वैल्यू अगर ज्यादा हो जाता किससे, टाउ भी से, तब तो सही है। लेकिन टाउ सी मैक्स का वैल्यू अगर छोटा हो जाता टाउ भी से, तब आपका क्या हो जाता, रीडिजाइन करना पड़ता, तब आपका रीडिजाइन पड़ता। तो टाउ सी मैक्स का वैल्यू 3.1 है और टाउ भी का वैल्यू कितना है, 0.98 है, तब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब सही रहेगा, देखिए टाउ भी का वैल्यू कम है टाउ सी मैक्स से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम कंपेयर कराएंगे किससे, टाउ भी और टाउ सी से। टाउ सी मैक्स अलग था, वो हम लोग कहां से देखें, यहां से देखें टाउ सी मैक्स। टाउ सी मैक्स अलग होता है, टाउ सी मैक्स और टाउ भी में पहले कंपेयर करना होता है। टाउ सी मैक्स अगर ग्रेटर है तब ओके, नहीं ग्रेटर देन है तो आपको फिर से रीडिजाइन, वो जी क्वेश्चन खत्म, खाली लिख दीजिएगा रीडिजाइन करो बस, ठीक है। बीम आर रीडिजाइन, डायमेंशंस आर जो भी डिजाइन मतलब रीड बीम, विड्थ ऑफ बीम या डेप्थ, ये सबको चेंज करके फिर से बनाइए, ठीक है। तो ये तो जब आएगा तो यही और आसान हो जाएगा, यहीं पे खत्म। लेकिन टाउ सी मैक्सिमम अगर टाउ भी से रहे तो ओके है, आगे बढ़िए। आगे बढ़िए तो क्या करना होगा, फिर टाउ भी और टाउ सी को कंपेयर करवाना होगा। अगर टाउ भी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन है तो आपको शियर रेनफोर्स प्रोवाइड करने की जरूरत है। और कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, तो भी यू एस का वैल्यू निकालते हैं। भी यू एस का वैल्यू कैसे निकलता है, भी यू यानी शियर फोर्स इंटू टाउ सी इंटू बी डी, ठीक है, इससे निकलता है भी यू एस का वैल्यू। तो भी यू एस का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए हम लोग, भी यू का वैल्यू डेल था, हम लोग निकाल चुके थे। शियर फोर्स का वैल्यू 220 गुने 10 की पावर 3, टाउ सी का वैल्यू 0.51 इंटू बी का वैल्यू 300 और डेप्थ का वैल्यू 750। यहाँ से आ गया भी यू एस का वैल्यू। उसके बाद हम लोग स्पेसिंग निकालते हैं, 0.87 एफ वाई एरिया ऑफ स्टीरअप का एरिया इंटू डी बटा वी यू एस। यहाँ से स्पेसिंग निकल जाएगा, वैल्यू सब पुट कीजिएगा। यहाँ एस भी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, टू लेग स्टीरअप को एज्यूम कर लेते हैं। टू लेग स्टीरअप क्या होता है, इस टाइप का स्टीरअप जो आप देखते होंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं टू लेग स्टीरअप, ठीक है। और 8 mm यहाँ पे हम लोग इसका डायमीटर को एज्यूम करते हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 गुने पाई बाई 4 डी का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका एस भी का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिंग सब वैल्यू दे रहा है, 0.87, एफ वाई का वैल्यू 500, एस बी का वैल्यू अभी निकाल ले, डी का वैल्यू 750 बटा आपको भी यू एस का वैल्यू जस्ट अभी ऊपर निकाले थे घटाकर, भी यू माइनस टाउ सी इंटू बी डी, ठीक है। यहां से स्पेसिंग निकल गया। स्पेसिंग कितना देना है, 311.619। लेकिन इससे नहीं, हम 4 डाटा से कंपेयर करते हैं। पहले तो ये स्पेसिंग निकल गया कि कितना कितना दूरी पर हमको शियर रेनफोर्समेंट देना है, यानी स्टीरअप देना है। फिर हम नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट के बारे में पता करते हैं, 0.87 एफ वाई एस भी बटा 0.4 बी। एस बी का वैल्यू ऊपर निकाले थे 100.53, एफ वाई का वैल्यू 500, 0.4, बी का वैल्यू 300, यहाँ से आ गया 364.42। ये आप कोड देखिएगा, वहां पे रहेगा 0.75 डी 300। यहाँ पे स्पेसिंग जो निकाले थे और नॉमिनल स्पेसिंग निकाले थे, ये चारों में जो सबसे कम होगा वही वैल्यू का लेना है। 0.75 डी 300, ये दोनों कोड में दिया रहेगा। नो जो आपको स्पेसिंग निकाले थे और नॉमिनल स्पेसिंग निकाले थे, ये डिजाइन स्पेसिंग और नॉमिनल स्पेसिंग, ये चारों में जो कम वैल्यू होगा, तो डी का वैल्यू 750 गुना कर दिए तो हो गया 562.5, ये 300, 311 और ये आपका नॉमिनल वाला 364.42। इसमें मिनिमम कौन है, तो मिनिमम देख रहे होंगे 300 mm है, ठीक है। यानी प्रोवाइड हम करेंगे 2 लेग 8 mm का स्टीरअप, 300 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम। यानी जो आप स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे वो 2 लेग होगा, 8 mm का डायमीटर का होगा, और कितना दूरी पे देना होगा, 300 mm के दूरी पे आपको स्टीरअप प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर हम 3A पे आते हैं, ठीक है। 3A पे थ्योरी पूछा गया है ए में, व्हाट आर द डिफरेंट डिजाइन फिलोसफीज फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ईच। जो आरसीसी के डिजाइन फिलोसफीज है, यानी 3 मेथड से हम लोग करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, WSM, अल्टीमेट लोड मेथड से, और लिमिट स्टेट मेथड से, LSM से, ठीक है। तो ये तीनों का मेरिट भी बताना है, डिमेरिट भी बताना है। तो ये आप थ्योरी पढ़े होंगे प्ले लिस्ट में, अगर आप बोले थे ना कि प्ले लिस्ट को एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, स्पीड बढ़ाकर, तो वहाँ पे आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड, तीनों मेथड के बारे में बताया गया है। तो इसको आप प्ले लिस्ट से ही देख लीजिएगा, वहाँ पे आप थंबनेल में देखेंगे तो वहाँ पे आपको मेंशन होगा WSM, ULM और LSM, ठीक है। LSM तीनों मेथड के बारे में डिस्कस किया गया होगा, प्ले लिस्ट देख लीजिएगा। राजीव परसाला जो आरसीसी का प्ले लिस्ट है उसमें जाइएगा तो थंबनेल देखिएगा, उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। वहाँ जाकर इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आगे अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। तो थ्योरी तो ऑलरेडी है, डिस्कस किया गया है, एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है।
हम लोग थ्री के बी में न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ए कंटिन्यूअस बीम इज सोन इन द फिगर बिलो। एक आपका कंटिन्यूअस बीम है जिसका देख रहे होंगे आपका क्लियर स्पान 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर का है, ठीक है। यानी ये दोनों बीम के बीच का डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर का है। और एक कैसा बीम है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि मोर देन 2 सपोर्ट है, ठीक है। मोर देन 2 सपोर्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। इसका इट इज सपोर्टिंग ऑफ ए डेड लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर एंड लाइव लोड 25 किलो न्यूटन पर मीटर एट वर्किंग लोड डिजाइन द इंड स्पान ऑफ द बीम, ठीक है। ये बीम को डिजाइन करने बोला है तो सेमी प्रोसेस से होगा, जैसे आप लोग सिंपली सपोर्टेड के किए थे। बस यहाँ पे जो हम लोग को लोड और मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। डेड लोड दिया हुआ है आपका, डेड लोड दिया था 20 किलो न्यूटन पर मीटर, लाइव लोड दिया होता 25 किलो न्यूटन पर मीटर। हम लोग एफ बाई ये जूम कर लेते 415, एफ सिक्के ये जूम कर लेते 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। ये नहीं दिया था क्वेश्चन में तो हम लोग डिजाइन करने के लिए जूम करते हैं। कोई 25 भी कर सकता है, 500 भी करता है, एफ बाई 500 भी कर सकता है, 250 भी कर सकता है, ठीक है। बस ये जूम आपको करके बनाना है। इसलिए तो बोले थे कि जो डिजाइनिंग वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें स्टेप को चेक किया जाता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, कैलकुलेशन चेक नहीं करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको स्टेप कंफर्म हो, ठीक है। स्टेप आपको सही हो, स्टेप सही रहेगा तो कैलकुलेशन और ये आपका जो एजूमिंग है इस पर कोई आपको मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए, डेड लोड 20 किलो न्यूटन पर मीटर था, लाइव लोड हो गया। विड्थ ऑफ बीम 300 दिया हुआ था और जो एल इफेक्टिव है 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। एल इफेक्टिव दिया हुआ था 6 मीटर, एफ सी के का वैल्यू तो ये दोनों हम एजूम कर ही लिए। अब आते हैं, अच्छा ये 20 न्यूटन पर एम एम, एफ सी के को 20 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, एफ वाई 415। तो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ बीम जो स्पान टू द इफेक्टिव डेप्थ था उसको हम लोग 10 to 15 के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 10 को लेकर चल रहा है, ठीक है। 10 to 15 के मैंने कोई भी एक वैल्यू को आप एज्यूम कर सकते हैं। तो स्पान टू द इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 10 लेकर हम लोग चल रहा है। तो डी का वैल्यू यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेंगे, स्पान बाई 10 यानी 6000/10, 6 मीटर दिया हुआ था। तो 6000/10 हो गया, 600 का हो गया आपका इफेक्टिव डेप्थ। कवर बोले थे कि कवर नहीं दिया रहेगा तो एज्यूम कर लीजिएगा, तो कवर एज्यूम कर लिए 50 तो ओवरऑल डेप्थ जो डी का वैल्यू होगा इफेक्टिव डेप्थ प्लस कवर, तो ये हो गया 600 + 50 यानी 650 आपका ओवरऑल डेप्थ हो गया। जब ओवरऑल डेप्थ हम लोग क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ बीम निकाल चुके हैं यानी डी का वैल्यू, डेप्थ का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे, लोड का कैलकुलेशन करते थे। मेरी बात मानिए, हर क्वेश्चन में एक चीज बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत लोग जिद्दी होते हैं कि नहीं हम बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीख लेंगे। ठीक है, आप सीख लीजिएगा, हम भी मान रहे हैं आप सीख लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है सेशन करवाए उसमें बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करवाए और उसके पहले कैसे कैसे बनेगा, कैसे स्टेप चलेगा, सब चीज सिखाए भी हैं। तो एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। लोड कैलकुलेशन, लोड में हम लोग सबसे पहले सेल्फ वेट ऑफ बीम के बारे में, तो सेल्फ वेट ऑफ बीम या डेड लोड वो दिया हुआ था क्वेश्चन में, लाइव लोड भी दिया हुआ है। तो फैक्टर डेड लोड यहाँ अलग अलग, इसको जोड़े नहीं है, इसको अलग अलग निकाल रहे हैं। फैक्टर डेड लोड मतलब डेड लोड है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से गुना कर देते हैं, लाइव लोड में भी 1.5 से गुना कर लिए, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट जो हम निकालते हैं, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट, वो पेज नंबर 36 में IS कोड 456/2000 में देखिएगा तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 36 में, एक सेकेंड वेट कीजिएगा, 36 में हम लोग आ रहे हैं। 36 में देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यही 36 वाला में देखिएगा। तो एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द इंड सपोर्ट का जो कोफिशिएंट लेना, वो कितना लेना है आपको, 1/10 निगेटिव में, क्योंकि जो आपका सपोर्ट पे होगा वो आपका हॉगिंग होगा और आपका जो इंड पे होगा वो क्या होगा, आपका सैगिंग होगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट जो होगा वो आपका सपोर्ट पे कैसा होगा, हॉगिंग होगा, मतलब निगेटिव होगा, और कोफिशिएंट कितना होगा, 1/10 1/9। और जो इंड स्पान पे यानी स्पान पे वो होगा वो क्या होगा, सैगिंग होगा यानी पॉजिटिव होगा। और बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट जो होगा कितना होगा, 1/12 और 1/10 होगा, ठीक है। तो आइए इसी चीज को हम यहाँ पे कोड से ले रहे हैं, ठीक है। जो डिजाइनिंग प्रोसेस है ना वो आपको कोड के हेल्प से होता है। तो भी चीज मैक्सिमम वैल्यू एक्सेप्टेड, ये दोनों में यानी स्पान वाला, सपोर्ट वाला और स्पान वाला, ये दोनों में जिसका वैल्यू मैक्सिमम होगा उसी वैल्यू को एक्सेप्ट करना है फैक्टर बेंडिंग मोमेंट के रूप में, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर बेंडिंग मोमेंट जो है वो आपको पेज नंबर 36 IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो उसमें देख रहे थे सपोर्ट पे होता है, हॉगिंग होता है यानी निगेटिव लिखा हुआ था,
मतलब हॉगिंग मोमेंट, ठीक है। और कितना था उसका कोएफिशिएंट, बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट कितना था, 1/10 टू 1/9 था, है ना, 1/10 टू 1/9, देखिए 1/10 टू 1/9। तो यहाँ पे 1/10 ऑफ डेड लोड इंटू एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर माइनस 1/9, यहाँ पे आपका फैक्टर लोड, लाइव लोड का फैक्टर लोड इंटू एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर, तो 1/10। यहाँ डेड लोड का फैक्टर लोड कितना आया है, डेड लोड का फैक्टर लोड, डेड लोड का फैक्टर लोड, फैक्टर डेड लोड, यही वाला वैल्यू, फैक्टर डेड लोड, यहाँ पे डीएल लगा देते हैं, यहाँ फैक्टर लाइव लोड FW और लाइव लोड, ठीक है, लाइव लोड। तो फैक्टर लाइव लोड जो है 37.5 है और फैक्टर डेड लोड जो है 30 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फैक्टर डेड लोड से 30 था और रियल इफेक्टिव का वैल्यू हम लोग को 6 था, उसका होल स्क्वायर, और दोनों में माइनस था तो कॉमन ले लिए 1/9। आपका जो लाइव लोड का फैक्टर लोड था 37.5 इंटू एल का होल स्क्वायर, एल इफेक्टिव का यानी 6 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया 258, ठीक है, 258 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आपका कैसा मोमेंट है, यहाँ पे हॉगिंग है, हॉगिंग है तो साइन यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये अब आते हैं स्पान पे, सैगिंग मोमेंट, और उसका जो कोएफिशिएंट, बेंडिंग मोमेंट का कोएफिशिएंट था 1/12 टू 1/10, ठीक है, 1/12 टू 1/10। इसमें फैक्टर लोड जो डेड लोड था 30 इंटू एल इफेक्टिव यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस 1/10 इंटू 37.5 इंटू 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो फैक्टर बेंडिंग मोमेंट आया है वो 225 किलो न्यूटन इंटू मीटर आया। तो ये दोनों वैल्यू जब आप देखिएगा, ये दोनों मैक्सिमम कौन है, तो मैक्सिमम है 258, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव से नहीं मतलब है, मैक्सिमम वैल्यू कौन है, मैग्नीट्यूड किसका मैक्सिमम है 258, ठीक है, यानी सपोर्ट पर का, हॉगिंग मोमेंट का। तो उसी को जब हमको जरूरत पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट एक्सेप्ट करने का या यहाँ पे पुट करने का, तो मैक्सिमम वैल्यू को ही करेंगे। अब डिजाइन सेक्शन है बैलेंस सेक्शन एंड फाइंड डी रिक्वायर्ड, कितना डेप्थ रिक्वायर्ड है। हम लोग अभी प्रोवाइड जो किए हैं वो कितना डी किए थे, यहाँ पे देख लीजिए, जो अभी हम डी का वैल्यू निकाले हैं वो 600 निकाले हैं, और जो कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसको चेक कर लेते सही है या नहीं है, ठीक है, उसको चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए जो फैक्टर बेंडिंग मोमेंट है और लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको इक्वल कीजिए तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो फैक्टर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वाला ये जूम किए 258 इंटू 10 के पावर 6 इजकल टू एम यू लीम जो होता है 0.36 एफ सी के बी एक्स यू लीम इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू लीम। यहाँ पे एक्स यू लीम जो है 415 वाला है तो 0.48 डी होगा, तो जहाँ जहाँ एक्स यू लीम है वहाँ पे पोर्ट कर देंगे 0.48 डी, 0.48 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए अब जब डी ही बचा हुआ है तो डी तो आसानी, क्योंकि एफ सी के का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू 300 था, एक्स यू लीम में 0.48 डी, तो यहाँ से डी का वैल्यू निकल जाएगा। कैलकुलेट भी किया है, कैलकुलेशन भी पीडीएफ में किया रहेगा, हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। डी का वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे 558.28 है, इतना रिक्वायर्ड है, हम दे दिए उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम 600 प्रोवाइड है रिक्वायर्ड, इससे कम रहता तो फिर आपको रीडिजाइन करना पड़ता, ठीक है, मतलब डेप्थ को फिर से आपको वैल्यू 10 to 15 के अराउंड कुछ लेना पड़ता है, ठीक है। स्पान टू डेप्थ रेशियो, स्पान टू डेप्थ रेशियो जो 10 to 15 के बीच का कोई एक वैल्यू लेना पड़ता, अगर ये स्पान जो डी रिक्वायर्ड है उसका वैल्यू ज्यादा हो जाता, किससे, डी प्रोवाइडेड जो आप दिए उससे। तो यहाँ पे डी रिक्वायर्ड 558 है, हम प्रोवाइड किए कितना 600। मेरा बीम जो है कि क्या है, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, जब अंडर रेनफोर्स्ड हो जाता है तो हम स्टील निकालते हैं कि कितना एरिया होगा। तो जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है सपोर्ट पे, तो उसी के लिए स्टील निकाल लेते हैं, स्टील का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्टील इजकल टू 0.5 एफ सी के एफ वाई इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 एम यू बटा एफ सी के इंटू बी इंटू डी स्क्वायर इंटू बी इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे 0.एफ सी के का वैल्यू 20 दिया हुआ था, एफ वाई 415, सब वैल्यू आपको मालूम है। एम यू कौन सा लेंगे, हमेशा बोल रहे हैं कि जो दोनों में मैक्सिमम वैल्यू था 258 × 10⁻⁶, एफ सी के का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 300, डी का वैल्यू 600 का होल स्क्वायर 300 × 600, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू आ जा रहा है 1420.267 mm स्क्वायर। ये आपका आ गया स्टील, कितना स्टील हमको देना है। मिनिमम रेनफोर्समेंट पर देख लेते हैं कि कम तो नहीं हो जा रहा है, ठीक है। चेक मिनिमम, जैसे ये वैल्यू आ जाता मान लीजिए 280 आ जाता कुछ, ठीक है। ये वैल्यू जो अभी हम निकाले 1420, मान लीजिए 280 आ जाता। अब मिनिमम रेनफोर्स चेक करें तो 368, कम से कम 368 देना ही देना है, और 280 आ गया तो ये क्या हो गया, गलत ना हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग चेक करते हैं, तो चेक करते हैं, तो चलिए चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला है 0.85 गुने बी डी बटा एफ वाई, ठीक है, यानी 0.85 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया बटा एफ वाई।
300 गुने 600 बटा 415, इसका 368 पॉइंट, तो ये मिनिमम है और ये हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे तब मेरा क्या है, सेफ है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेटर है किससे, एरिया ऑफ स्टील जो मिनिमम हमको प्रोवाइड करना है। नंबर ऑफ बार निकालेंगे, नंबर ऑफ बार कैसे निकलता है, टोटल एरिया में से हम लोग एक बार का एरिया को हम लोग भागा दे देते हैं। तो ये जूम कर लेते, डायमीटर यहाँ पे हम 20 किए, कोई 25 भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 mm हम ये जूम कर लेते, 25 पे भी बना दीजिएगा, इसलिए तो बोल रहे हैं कि बस स्टेप आपको याद रहना चाहिए। तो 4.52 आ गया, जिसको हम लोग 5 बार ले लेंगे, ठीक है, कितना ले लेंगे, 5 बार। तो अब 5 बार ले लिए हैं 4.5 के लिए, एरिया था 1420, 1420 जो है 4.5 हम बार को बढ़ा दिए, राउंड फिगर में ले लिए, तो मेरा एरिया का वैल्यू बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 गुने पाई 4 20 का होल स्क्वायर 1570 आ रहा था, 1420 समथिंग, ठीक है। लेकिन मेरा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बीम में जो हम देंगे वो कितना का देंगे, 1570.79 mm स्क्वायर का। उसके बाद चेक सीयर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सीयर फोर्स पहले निकालते थे, है ना, सीयर रेनफोर्समेंट हमको चेक करना, सबसे पहले मैक्सिमम सीयर फोर्स निकालते थे। तो सीयर फोर्स यहाँ कोड के अकॉर्डिंग लेंगे 0.6 इंटू डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, फैक्टर लोड डेड लोड का इंटू एल इफेक्टिव प्लस 0.6 इंटू फैक्टर लोड लाइव लोड का इंटू एल इफेक्टिव। 0.6 फैक्टर लोड डेड लोड का कितना आया था 30 गुने एल इफेक्टिव कितना था 6 प्लस 0.6 फैक्टर लाइव लोड कितना था 37.5 और एल इफेक्टिव 6 था, तो ये 243 किलो न्यूटन हो गया आपका सीयर फोर्स। नॉमिनल सीयर स्ट्रेस निकालते हैं, तो नॉमिनल सीयर स्ट्रेस जो होता है सीयर फोर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आपका सीयर फोर्स 243 गुने 10³ न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे mm में है बी का वैल्यू और डी का वैल्यू, तो 1.35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब जब हम टाउ भी नॉमिनल सीयर स्ट्रेस निकाल लिए हैं, तो जो आपका डिजाइन ऑफ सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज ऑफ स्टील एंड एफसीके पे डिपेंड करता है। जो हम लोग टेबल देखते थे पेज नंबर 73 में, कितना हम देखते थे, पेज नंबर 73 में, एक सेकेंड देखिए, यही कोड से हम लोग देखते हैं एरिया, यहाँ परसेंटेज ऑफ स्टील गिवन रहता है, और यहाँ पे जो आप M20 M25 M30 जो भी लीजिएगा, तो हम लोग तो M20 लिए। परसेंटेज ऑफ स्टील कितना निकाल के लाए हम लोग, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना बहुत ही आसान है, टोटल एरिया अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ स्टील बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बीम, ठीक है। तो एरिया कितना था 570.79, यही हम लोग दिए हैं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बी का वैल्यू 300 और डी का वैल्यू 600 इंटू 100 0.872, ये आपका परसेंटेज ऑफ स्टील है। तो 0.87 किसके बीच में होगा, 0.87 75 से ज्यादा और 100 से नीचे, यही दोनों के बीच में कोई वैल्यू होगा। तो 75 वाला का M20 कितना है 0.56, एक वाला का कितना है 0.62, इटाउसी का वैल्यू, इसी का कोई बीच का वैल्यू होगा, जिसको हम इंटरपोलेशन मेथड से निकालते हैं, यानी 0.775 पे टाउसी का वैल्यू 0.56 और एक पे टाउसी का वैल्यू 0.62, तो 0.872 पे कितना वैल्यू होगा, तो इंटरपोलेशन मेथड करते हैं, 0.62 में से घटाते हैं 0.62 माइनस 0.56, 0.625 माइनस 0.56, एक में से घटाते हैं 0.75, देख लीजिएगा कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एक में से घटा दीजिएगा जिसका निकालना है, एक में से 0.872, इसका जो कैलकुलेशन करके आएगा वो 0.5892 आ गया टाउसी का वैल्यू। सबसे पहले हम लोग टाउसी मैक्सिमम को कंपेयर करते हैं ना, और टाउसी मैक्सिमम जो होता है, टाउसी मैक्सिमम वो कितना होता है M20 के लिए 2.8 होता है, या कोड में भी देख सकते हैं, इसी के नीचे होगा, देखिए M20 के लिए इसमें टाउसी मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए बस खाली आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता होना चाहिए। M20 के लिए कितना 2.8, यही टाउसी मैक्सिमम होता है। तो सबसे पहले हम कंपेयर टाउसी मैक्सिमम से करते हैं, तो टाउसी मैक्सिमम का वैल्यू 2.8 है, और टाउ भी का वैल्यू कितना था, तो टाउ भी का वैल्यू ऊपर देख लीजिए कितना आया था 1.35, तो टाउसी मैक्सिमम ज्यादा है, तो हेंस ओके। अगर यही टाउ सी मैक्सिमम कम हो जाता टाउ भी से, तो रीडिजाइन एजी पर ही खत्म हो जाता कहानी, एजी पर ही छोड़ देते। लेकिन टाउ सी मैक्सिमम ज्यादा है टाउ भी से, तब आपको टाउ भी और टाउ सी को कंपेयर फिर करना पड़ेगा, ठीक है। टाउ यहाँ पे एक लाइन छूट गया है, यही वाला टाउ सी मैक्सिमम 2.8 है, टाउ भी 1.3 है, हेंस ओके, खाली इतना ही खाली मेंशन कर दीजिएगा। जब ये सही है तो आगे बढ़ते हैं, टाउ भी और टाउ सी को कंपेयर करवाते हैं। टाउ भी अगर ग्रेटर देन रहता है तो शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है, अगर नहीं रहता है तो बस नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट से काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे तो होगा डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, VUS का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ शियर फोर्स माइनस टाउ सी इंटू BD, शियर फोर्स दिया हुआ था टाउ सी का वैल्यू इंटू B गुने D, ये आ गया आपका VUS का वैल्यू। हम लोग करते हैं स्पेसिंग निकालते हैं, स्पेसिंग के लिए क्या करते हैं 2 लेग 8 mm स्टीरअप हम लोग मान लेते हैं कि जो मेरा स्टीरअप है वो 2 लेग स्टीरअप है, 2 लेग स्टीरअप ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 2 लेग स्टीरअप, जो कितना mm का है 8 mm का है।
तो यहाँ से ASB का वैल्यू निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्टीरअप का वैल्यू निकाल लेते हैं 2 गुने π/4 और 8 का होल स्क्वायर। यहाँ से एरिया आ जाएगा 100.5 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो आपका स्पेसिंग जो है 0.87 F/ASB बटा इंटू डी बटा VUS, यानी आपको 0.87 इंटू 415 और एरिया ऑफ जो स्टीरअप है वो 100.5 आया है। यहाँ पे 2 गुने π/4 डी का स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 100.5 आएगा इंटू 600 बटा आपको VUS का वैल्यू 136.98 गुने 10⁻³ दिया हुआ था। कैलकुलेट कर लिए एरिया सॉरी जो स्टीरअप का स्पेसिंग होगा कितना होगा 158.98। नॉमिनल स्पेसिंग देख लेते हैं कि इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉमिनल स्पेसिंग जो सॉरी इससे जो ज्यादा स्पेसिंग नहीं पड़ना चाहिए, तो 0.87 F/ASB बटा 0.4 B। यहाँ पे सारा वैल्यू गिवन है, पुट करेंगे। अब हम चेक करते हैं कोड के थ्रू, है ना। कोड में चेक करते हैं तो वहाँ पे दिया रहता है 0.75 D इजकल टू 0.75 गुने 600, यानी आपको ये चारों में जो वैल्यू मिनिमम होगा 0.75 D में या 300 या आपका जो स्पेसिंग निकाले थे SB का या नॉमिनल स्पेसिंग निकाले थे वो चारों में जो सबसे कम होगा, तो 0.75 D का वैल्यू पुट कर लिए 300 और जो स्पेसिंग आप निकाले थे 158.98 और जो आपका नॉमिनल स्पेसिंग था 302 पॉइंट, इसमें जो कम होगा, कम कौन है 158, तो 158 दूरी तो मापना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो हम मिनिमम और कम स्पेसिंग कर लेते हैं। स्पेसिंग को ज़्यादा नहीं करना, जो रहेगा उसको राउंड फिगर में थोड़ा कम ही लेना है, तो 150 इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो प्रोवाइड जो करेंगे 2 लेग 8 mm 5 स्टीरअप 150 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम, ठीक है, लेंथ ऑफ द बीम। यही आपका क्या था, डिजाइनिंग था कंटिन्यूअस बीम का। तो ये आते हैं 4 का ए में, डिस्कस हाउ वाइंड एंड earthquake लोड आर कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रक्चर टेकिंग सुटेबल एग्जांपल। ये आपको कोड के थ्रू करना है डिजाइन, ठीक है। कोड में सब चीज मेंशन रहेगा, उसी को छाप देना है, ठीक है। तो कोड में देखिएगा तो विंड लोड का जो कोड है IS कोड 875/1987 पार्ट 3 में है, और ये जो earthquake लोड है इस IS कोड के अकॉर्डिंग 1893/2002 पार्ट 1, ठीक है, ये पार्ट 1 का है, ठीक है। तो ये कोड का पेज आप अटैच कर लीजिएगा, ये IS कोड 456/2000 के पीछे, ठीक है, क्योंकि 3-4 कोड ले जाना आपको अलाउ नहीं होगा। तो ये जो 2-4 पेज होगा ना उसको निकलवा के और ये इसी वाला में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। जो 2-4 को एक्स्ट्रा जो कोड मिल रहा है ना उसको ये IS कोड 456/2000 के पीछे में ही चिपका लीजिएगा। चिपकाने का सेंस मतलब उसी में अटैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसी को देखकर छाप देना। वाइंड लोड वाला जो वाइंड लोड कैलकुलेटेड एज पर द IS कोड 875/1987 पार्ट 3 में है, वो VZ इजकल टू VB इंटू K1 K2 K3। क्या है VZ, डिजाइन वाइंड स्पीड एट एनी हाइट, VB क्या है, बेसिक वाइंड स्पीड है, K1 प्रोबेबिलिटी फैक्टर रिस्क कोएफिशिएंट, K2 क्या है, ट्रेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर, K3 क्या है, टोपोग्राफिक फैक्टर। सब दिया रहेगा कोड में। वाइंड प्रेशर PZ जो कैलकुलेट करना है 0.6 VZ का होल स्क्वायर। ये आपको एग्जांपल लेने बोला था तो हम VZ का वैल्यू ले लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, तो बताइए PZ का वैल्यू क्या होगा, तो 0.6 50 का होल स्क्वायर, क्योंकि VZ का होल स्क्वायर है, पुट कर दिया आंसर आ गया, ठीक है। ये अपने से एग्जाम्पल लेने बोला था। और जो earthquake लोड है वो कितना में था, 1893 2002 पार्ट 1 में है, ठीक है, किसमें है, पार्ट 1 में है। तो फर्स्ट डिजाइन बेस्ट शेयर कंप्यूटेड दिस देन डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे जो VB का वैल्यू है वो H इंटू डब्ल्यू है। ये क्या है, ये हॉरिजेंटल सिस्मिक कोएफिशिएंट है, W जो है सिस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ earthquake। यहाँ भी एग्जांपल एक फार्मूला H निकालने का, पहले H निकालिएगा, H का वैल्यू ऐसे आप एज्यूम करके, क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल बोला है, W का वैल्यू एज्यूम कर लीजिएगा और उसका वैल्यू क्या था, VB इजकल टू क्या था, H इजकल टू H इंटू डब्ल्यू, ठीक है। इसको पुट कर लिए, इतना किलो न्यूटन आंसर आ गया। तो ये कोड के अकॉर्डिंग ये सब जो 2-4 क्वेश्चन बताए हैं इसका पेज को निकलवा के पीछे चिपका लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, आपको देखने में भी परेशानी होगा, इसलिए इसको हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा था 2020 वाला आरसीसी का उसका पार्ट 1 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ठीक है, ये आपका पार्ट 1 हो गया 4 का A तक, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें पार्ट 2 आएगा।